हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी मई 25 अटेम्प्ट का लॉन्च कर दिया है। सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स के आरटीपी आ चुके हैं। एफआर का आरटीपी आपको सामने दिख रहा है। मैंने आरटीपी को डाउनलोड किया और ये देखा कि इस बार की आरटीपी में क्या अलग है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंस्टीट्यूट ने इस बार की आरटीपी में एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत प्यारे डाले हैं, जो मुझे लगा कि यार ये डिस्कस करने चाहिए, बच्चों को एक बार जरूर देख के जाने चाहिए। तो मैं आपको अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आरटीपी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन करवाऊंगा। जो जो क्वेश्चंस कंप्लीटली सेम है, सिमिलर है, वो अपन सॉल्व नहीं करेंगे। वो मैं आपको उनका रेफरेंस बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं, किधर के हैं। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो केस सिनेरियोज हैं, एमसीक्यू केस सिनेरियोज हैं, ये तो हमेशा से मैं आपको बोलता आता हूं कि भाई आपके कंसेप्ट्स अगर स्ट्रांग है तो आराम से बन जाएंगे। इंस्टीट्यूट इसमें मेहनत कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। कुछ केस सिनेरियोज बेसिकली कॉपी पेस्टेड है। कॉपी पेस्टेड इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन हुआ, उसको उठाया, उन्होंने एमसीक्यू में एक पर्टिकुलर केस बना लिया, ऐसा किया। और कुछ केस सिनेरियोज में एक्चुअली इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है चैट जीपीटी वगैरह यूज करके। तो ये तो आप एक बार अगर आराम से देखोगे, आधा घंटा भी बैठोगे इसके ऊपर, तो आप आराम से इसको निपटा देना। हम बात कर रहे हैं मेजरली डिस्क्रिप्टिव पे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पर्सनली ऐसा लगे कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। जैसे सबसे पहले इंडियस 28 के ऊपर नया क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बट एक्चुअली एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है। उसके बाद इंडियस 109 बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। अगेन बोलूंगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कि यार डिस्कस करना जरूरी है, ऐसा नया क्वेश्चन आ गया ये। उसके बाद इंडियस 32 का ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, हल्का सा एक डिफरेंस है। ईयरली इंटरेस्ट की जगह इन्होंने हाफ ईयरली कर लिया, तो थोड़ा सा बच्चे उलझ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन तो सेम है, इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का बिल्कुल सेम, इवन फिगर्स भी सेम है। अगला क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, बट मुझे लगा कि ठीक है डिस्कस कर सकते हैं। इंडियस 21 के ऊपर नया क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी है। इंडियस 2 बिल्कुल सेम डिट्टो, फिगर्स भी सेम, कंप्लीटली सेम। इंडियस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन, बट इतना कोई बड़ा कोई टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 102 का, बट इजी है। इनकी खास बात क्या है, थोड़े से अलग है, थोड़े से ट्रैक से अलग है, बट सारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं। बट एक बार रहा नहीं जाता वाली फीलिंग है कि अगर आपने इस आरटीपी को छोड़ दिया ना, बॉस मैं बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन तो बिल्कुल पेपर में आ ही जाएगा आने वाले अटेम्प्ट में या उसके बाद वाले अटेम्प्ट में। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम अभी आरटीपी के ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंडियस 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। आपको पता होगा इंडियस 28 में हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इक्विटी मेथड लगाते हैं। ठीक है, इक्विटी मेथड का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कंपनी या जेवी कंपनी के जितने भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं, उसके प्रोपोर्शन में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को दिखाना होता है। ठीक है, तो आइए, X Limited acquired 10% interest in V Limited for rupees 50,000 on 1st of June 2016. वेट अ मिनट, एक काम करते हैं, इसके अलग से मैं जो सॉल्व आपको करवाऊंगा उसके लिए अलग से इसका नोट्स बना लेते हैं। ऑल राइट, तो X Limited acquired 10% interest in V Limited for rupees 50,000 on 1st June 2016. Investment in V was accounted for equity investment not held for trading. Not held for trading. तो क्वेश्चन नंबर 11 इंड AS 28। ठीक है, क्या है भाई, 1 जून 16 यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है 10%। क्या 10% एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो सकता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं हो सकता। तो ये एक नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। और नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लगता है? इंड AS 32। क्या लगता है? इंड AS 32 लगता है। ठीक है, 32 और 109 लगता है। और ये वो बोल रहा है कि ये मेरे नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, और नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को मैंने OCI में डेजिग्नेट किया है। OCI में डेजिग्नेटेड किया है, मतलब इसका जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा वो OCI में डाला जाएगा। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपीज का, 50,000 का कॉस्ट है। फिर आगे क्या हुआ?
फॉर विच इररिवोकेबल ऑप्शन हैज बीन अवेल्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आपको पता होगा कि अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप ओसीआई डेजिग्नेट करते हो तो वो इररिवोकेबल ऑप्शन है, आप इसको कभी भी रिक्लासिफाई पीएनएल में नहीं कर सकते हो। X Limited recognized an increase in the fair value of 30,000 in the OCI for the year ended 31st March 17। ये ईयर खत्म हुआ 31st मार्च 17 आया और यहां पर जो भी उसको फेयर वैल्यू गेन हुआ, ये 30,000 का फेयर वैल्यू गेन हुआ, ये उसने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू OCI, फेयर वैल्यू गेन OCI, ठीक है। और 30,000 से ये उसने कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, अब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई 80,000, जो कि कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो बोल रहा है X Limited acquired additional 25% interest in V Limited for ₹2 lakh on 1st April 17। तो भाई 1st April 17 मतलब इसी डेट पर, वेट अ मिनट, ये पर्टिकुलर डेट है और इसी डेट पर यही 1st April 17 है, यहां पर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पर उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है 25% का, मतलब पहले 10% का इन्वेस्टमेंट था, अब 25% का फर्दर इन्वेस्टमेंट जैसे ही कर दिया तो अब वी लिमिटेड हमारे लिए बन गई एसोसिएट कंपनी और ये हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपीस की कॉस्ट में। Achieved significant influence. The fair value of V Limited's net asset was 2,50,000 at June 2016। यहां पर नेट असेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है 2,50,000, ठीक है, और हैड इंक्रीज टू 4 लाख ऑन 1st April। और यहां पर नेट असेट्स की फेयर वैल्यू हो गई 4 लाख। वी लिमिटेड के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू हो गई 4 लाख। नेट एसेट वो इसलिए देना क्योंकि आपको इक्विटी मेथड लगाना है। वी लिमिटेड रिकॉर्डेड द प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ऑफ ₹1 लाख बिटवीन जून टू 1st April। तो जून टू 1st April का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। इस टाइम का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ये इनका 1 लाख है आफ्टर डिविडेंड, ठीक है, आफ्टर डिविडेंड प्रॉफिट है 1 लाख। पूछ रहा है हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ पीसमल एक्विजिशन। द वर्ड इज पीसमल एक्विजिशन, ठीक है। व्हेन सच इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स एक्स लिमिटेड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वी, पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमारे पास 10% था, अब हमारे पास 25% और हो गया, मतलब कुल मिला के हो गया हमारे पास 35%। और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने कब अचीव किया, हमने अचीव किया 1st April को। आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में स्टेप एक्विजिशंस होते हैं, जहां पहले आप एक्वायर करते हो 30%, फिर जब आप फिर से 40% एक्वायर करते हो तो कुल मिला के आपका 70% हो जाता है और आपको कंट्रोल अचीव हो जाता है। और इंड AS 110 बोलता है भाई कंट्रोल तो आप यहां से मानोगे और जिस दिन से आप कंट्रोल मानोगे उस दिन को आप गुडविल और कैपिटलिज्म निकालोगे, है ना। आपको सेम चीज फॉलो करनी है इन्वेस्टमेंट के केस में। और वो बोलता है, याद होगा स्टेप एक्विजिशन में, कि भाई अगर कंट्रोल यहां अचीव हुआ है तो या जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होगा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होगा आप उसको फेयर वैल्यू पे लोगे। बेटा बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। इन्होंने ये दिया है कि भाई हमने जो एक्विजिशन किया है वो थोड़ा थोड़ा करके एक्विजिशन किया है, तो जिस दिन हमने 20% टच कर दिया उस दिन हमें सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मिला और इक्विटी मेथड उस दिन लगाया जाएगा। तो इक्विटी मेथड किस दिन लगाएंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे 1st April 17 को, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, तो वो आपको बोल रहा है, चलिए ये लिखिए, ये देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे इक्विटी मेथड दैट इज इंड AS 28 shall be applicable। ये आपका कब से अप्लीकेबल होगा, shall be applicable with effect from 1st April 17 as under। इसमें आप क्या करोगे, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इज 35%, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 35% हो गया। दूसरा, इसमें आप क्या करोगे, वी विल टेक फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस 10% इन्वेस्टमेंट। और प्रीवियस 10% इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी थी 80,000, जिसको आप ऑलरेडी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर चुके हो। एक तो आपने 50 में खरीदा था और आपने 30,000 से और एंट्री पास करके उसको 80,000 में बुक कर चुके हो। हाँ, ये अलग है कि ये जो OCI में आप इसका गेन डाल चुके हो, ठीक है, ओके। अगेन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आप किस दिन लोगे, सेम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स
ऑन 1 अप्रैल 17 आर 4 लाख। आप 4 लाख लोगे। अब आप इक्विटी मेथड यहां पर लगाओगे। बस एक जो एडिशनल चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट जो आपका पहले एसोसिएट नहीं था अब आपका एसोसिएट बन गया, तो आपने आज तक जो भी गेन बुक करके रखा था ओसीआई में, आप उसको डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे। बिकॉज रिक्लासिफाई करके आप पीएनएल में कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो ओसीआई में डेजिग्नेट कर चुके थे और इररिवोकेबल ऑप्शन लिया था। इररिवोकेबल ऑप्शन लिया था, याद है ना आपको? यहां पर हमने इररिवोकेबल ऑप्शन लिया था, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग थे। तो क्या होता है, जब भी आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से एसोसिएट में कन्वर्ट हो रहे हो और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे हो, तो जो प्रीवियस गेन आपने अपने ओसीआई में बुक करके रखा था उसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल दोगे। तो यहां पर बोलेंगे इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ओसीआई गेन shall be transferred to retained earnings या जनरल रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग में आप डायरेक्टली डाल दोगे क्योंकि इररिवोकेबल ऑप्शन है, पीएनएल में डाल नहीं सकते हो। तो चलो कैसे अप्लाई करेंगे इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड एज ऑन 1/4/17। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? कॉस्ट ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस 10% इन्वेस्टमेंट, तो वो था 80,000। अब टोटल हो गया 2,80,000। बेटा स्टेप एक्विजिशन में भी आप यही करते हो और फिर वहां पर एनसीआई करके आप नेट एसेट से कंपेयर करते हो। अब आप यहां बोलोगे 35% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख का 35%, ये हो गया 1,40,000। तो 1,40,000 हो गया। और इक्विटी मेथड क्या बोलता है? अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले से ही ज्यादा है और प्रोपोर्शनेट नेट एसेट का शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स शेयर इन नेट एसेट्स, अगर वो कम है तो बाकी का आप क्या मानोगे? गुडविल। तो ये गुडविल आ गया, ये गुडविल आ गया, जिसको आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मानोगे। हेंस एज पर इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट्स अंडर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 17 आर 2,80,000 including goodwill of 1,40,000। ठीक है। अब वो जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, तो ये देखिए जी, जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे? 1 अप्रैल को जर्नल एंट्री होगी ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 280। आपने बैंक से अभी कितना पे किया? बैंक से पे किया ना अभी आपने, बैंक से अभी आपने 2 लाख रुपीस पे किया इन्वेस्टमेंट खरीदने का, और आपका पुराना इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल रखा था वो डी रिकॉग्नाइज कर दिया। टू इन्वेस्टमेंट जो आपका 10% था वो आपने डी रिकॉग्नाइज कर दिया 80,000 का। कैसे 80,000? आपने जब खरीदा था तो 50,000 डेबिट किए थे, फिर आपने रीवैल्यू किया 30,000। जब आपने रीवैल्यू किया था तो आपने ओसीआई गेन बुक किया था, उसको रिक्लासिफाई नहीं करेंगे पीएनएल में, उसको डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे। तो दूसरी एंट्री ओसीआई गेन अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स कितना? आपको 30,000 का ओसीआई गेन टू रिटेन्ड अर्निंग ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप इनके सॉल्यूशन में जाओगे तो सॉल्यूशन में अब देखो उन्होंने क्या रेफरेंस लिया है। सॉल्यूशन में पता है उन्होंने क्या बोला है? सॉल्यूशन में उन्होंने बोला है, कहां गया? सॉल्यूशन में उन्होंने बोला है कि भाई वैसे तो ना इंडेस 28 में ऐसी कोई गाइडलाइन पीसमल एक्विजिशन के लिए दी ही नहीं हुई है। इन्होंने ऐसा बोला है, It does not include any specific guideline on how to account for existing investment which is accounted for under 109। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है। बट अगर हम 103 का रेफरेंस लें, वो स्टेप एक्विजिशन 103 का रेफरेंस है जहां पर आप स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम वैसा ही कुछ कर सकते हैं, हम प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो द एक्वायरर शैल रीमेजर इट्स प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। और वो बोल रहा है कि आपने जो भी ओसीआई में बुक करके रखा था, जो भी गेन,
the amount that was recognized in OCI shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer had disposed directly the previous held. आप ये मान लोगे कि एक तरीके से आपने प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर लिया. जब डिस्पोज ऑफ कर लिया तो ओसीआई का जो भी एक्यूमुलेटेड गेन था आप उसको रिटेन अर्निंग में डालोगे, बिकॉज नो वो एनआरपीएल था, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल था. इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ये गुडविल आ गया 140 का, ठीक है. और ये इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई. अच्छा, उस दिन आपने ये जो एंट्री है ये 31 मार्च की है. ये 31 मार्च की एंट्री जो मैंने आपको यहां करवाई थी, ये देखिए इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई गेन, ये 31 मार्च की है. फिर हमने 1 अप्रैल 17 को ये किया, फिर हमने ओसीआई को रिटेन अर्निंग में ले गए. भाई आपको समझ में आ गया क्या है? कितना इजी क्वेश्चन था. बट पॉइंट क्या था कि ऐसा हमने 103 में देखा है होते हुए कि अगर स्टेजेस में एक्वायर करेंगे तो ऐसा होगा, पर ऐसा हमने वहां नहीं देखा है. कहां नहीं देखा है ऐसा? हमने क्या बोलते हैं इंडेक्स 28 में नहीं दिखा है. चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मुझे लगा कि ये डिस्कस करना बेटर रहेगा. चलिए, उसके बाद आते हैं, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. वेट अ मिनट. हाँ जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. बेटा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है. इसके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपने शायद पहली बार आप सुनोगे और थोड़ा सा आपको पढ़ने में ना टेक्निकल लगेगा, बट इजी बहुत ज्यादा है, आसान है, बहुत इजी है. एक बार अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है. चलो, 1 April 2011 ABC Limited issues a 10-year bond with a par value of 15 lakh and an annual fixed coupon rate is 8%, which is consistent with the market rates for bonds with the similar characteristics. तो हमने एक बॉन्ड इशू किया है 15 लाख रुपीस का, 10 इयर्स की मेच्योरिटी है, और उसको हमने कूपन रेट जो रखा है वो 8% रखा है. कूपन रेट मतलब हम उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 8% के हिसाब से पे करेंगे, और मार्केट में भी यही रेट चल रहा है. अभी तक तो बात सिंपल है. ABC Limited uses secured overnight financing rate SOFR as its benchmark. जैसे बैंक रेट होता है, जैसे आरबीआई का एक बेस रेट होता है, तो इन्होंने कोई तो भी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR को एज अ बेंचमार्क रेट माना है, और अभी ये SOFR 5% चल रहा है. तो भाई SOFR 5% चल रहा है, ये एक बेंचमार्क है, मतलब ये एक मार्केट रिलेटेड है. ये क्या है बेटा? ये मार्केट बेस्ड रेट है, ये मार्केट बेस्ड मिनिमम रेट है. और इस पे और कंपनी ने कूपन रेट क्या रखा है? 8%. अगर कूपन रेट आपका 8% है, मतलब ये कि भाई मार्केट का बेस रेट 5% चल रहा है, पर हम आपको इंटरेस्ट 8% देंगे, मतलब एंटिटी 3% आपको ज्यादा दे रही है. क्यों? क्योंकि हो सकता है इस बॉन्ड की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से. तो देखो, मार्केट में मतलब आप यूं मान लो, एक थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि SOFR एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इसी टाइप के बॉन्ड, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले बॉन्ड अगर इशू किए जाएं तो गवर्नमेंट तो भैया 5% ही देगी, पर हम 8% क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है, हमारी हो सकता है क्रेडिट वर्दीनेस कंपैरेटिवली गवर्नमेंट से कम होगी. तो हमारी जितनी क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी, हमारा रिस्क उतना बढ़ेगा, लोग हमसे एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे. तो इसीलिए हम कितना रेट दे रहे हैं? 8%. जबकि बेस रेट क्या है? 5. इसका मतलब हम 3% को क्या मान के चल रहे हैं? रिस्क फैक्टर. 3% को हम क्या मान के चल रहे हैं? रिस्क फैक्टर. ये रिस्क फैक्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा बॉन्ड का, उसको ध्यान में रखते हुए है. स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड बोलो और एंटिटी बेस्ड बोलो, एंटिटी बेस्ड. और उन्होंने ये किस बेसिस पे 3% का रिस्क माना होगा? मे बी उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, उनकी मार्केट में पहचान, ठीक है ना, उसके हिसाब से. भाई गाइस समझ में आ गया? तो हम कितना ऑफर कर रहे हैं? 8%. बेस कितना है? 5%. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये SOFR हैज डिक्रीज्ड टू 4.75. बेस रेट बदल गया बेटा, बेस रेट बदला है. ध्यान रखिएगा, क्या बदला है बेटा? बेस रेट बदला है. अब ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि बेस रेट बदलने से मेरा स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर बदल जाए. मेरा रिस्क फैक्टर तो तब बदलेगा जब मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी या बुरी हो जाएगी. अगर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, मेरी इंडस्ट्री इमेज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मेरा रिस्क फैक्टर यही रहेगा. ठीक है? ठीक है सर. द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1538,110. कैसे निकाला ये लोग जाने. दिस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.6%. ये भी मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने कैसे निकाला. आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12. देखो इनिशियली क्या था, पहले हम इनिशियली इसको देखते हैं.
ओ सॉरी, हाँ इनिशियली देखें, इनिशियली भाई कूपन रेट जो है वो 8% है, उसके बेसिस पे 15 लाख का फेयर वैल्यू है। आप इसको फेयर वैल्यू ही बोलोगे क्योंकि मार्केट में भी इतना ही चल रहा है। मार्केट में, अच्छा मार्केट में तो 5% है बेटा, 5% तो अगर गवर्नमेंट जैसी कंपनी अगर कोई इशू करती है तो विदाउट एनी रिस्क, बट अगर हमारे जैसी कोई कॉम्पिटिटर कंपनी, हमारे जैसी कंपनी इशू करेगी तो मार्केट में यही चलेगा। यहां लिखा भी हुआ है विच इज कंसिस्टेंट विद द मार्केट रेट फॉर बॉन्ड विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यहां पर SOFR था 5%, तो देयरफॉर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर हमने कितना कंसीडर किया, 3%। अब देखो बेटा ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर ये चेंज हो सकता है जहां हमारी खुद की क्रेडिट वर्दीनेस चेंज हुई तो, ठीक है ना। हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बेटर हुई तो ये रिस्क कम हो जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस और बुरी हुई तो ये रिस्क और बढ़ जाएगा, लोग हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, अच्छा ये हो गया इनिशियली। अब आते हैं एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हुआ, SOFR आपका चेंज होके 4.75 हो गया। तो अब देखो उन्होंने ये जो 7.6 है ये कैसे निकाला है, ये उन्होंने बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स से निकाला है। उन्होंने बोला कि भाई SOFR और कूपन, अगर SOFR 5% था तो कूपन हमने 8 माना, अगर SOFR 4.75 है तो कूपन कितना होना चाहिए, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4.75 इंटू 8 डिवाइड बाय 5। हाँ भैया ये तो 7.6 आ रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर SOFR चेंज हो गया तो भाई कूपन भी क्या रिस्पेक्टिव चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। अभी उनकी सुन लेते हैं 7.6, और उस 7.6 के हिसाब से फेयर वैल्यू बनती है 1538,110, और कंपनी ने ये कर भी दिया, कंपनी ने ये कर भी दिया। कंपनी ने पता है क्या किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को 1538 पे दिखा दिया, और इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को उन्होंने, सॉरी डिबेंचर को, बॉन्ड को, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी उल्टा, बॉन्ड लाइबिलिटी को उन्होंने 1538,110 में कर दिया। अब ये कब कैसे क्या क्वेश्चन में दे रखा है तो हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने 1538 में किया, ठीक है। द रिमेनिंग कैश फ्लोज, मतलब रिमेनिंग 9 इयर्स बचे ऑन द बॉन्ड आर 120 पर ईयर। कैसे भाई, बॉन्ड का 15 लाख का प्रिंसिपल था और 8% का कूपन था, तो 15 लाख इंटू 8% का कूपन मतलब 120 पर ईयर, एंड 15 लाख एट द एंड ऑफ द 9th ईयर। 9th ईयर के एंड में हमें 15 लाख देना है और एवरी ईयर में 120 देना है। तो बेटा ये तो आपके वही कैश आउटफ्लोस, ये तो आपके कैश आउटफ्लोस है बेटा, ठीक है ना। These cash flows discounted at 7.6 equals 1538,110। इन कैश फ्लोज की जब आप डिस्काउंटिंग करोगे 7.6 पर तो वैल्यू 1538 आता है। पर सवाल ये उठता है क्या ये 7.6 रेट सही है, क्या यही करना चाहिए? बिकॉज इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर SOFR चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या मुझे अपना कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी चेंज करना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। जरूरी नहीं कि अगर बेंचमार्क चेंज हुआ है तो आपको कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में यह ना लिखा हो कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर चेंज हुआ है तब इसको ऐसा ही रखोगे। तो ए लिमिटेड, अब देखो वो बता भी रहा है, ए लिमिटेड अज्यूम्स अ फ्लैट यील्ड कर्व that all changes in interest rate, इसको पढ़ो, all changes in interest rate results from a parallel shift in the yield curve and that the changes in SOFR are the only relevant change in market condition। ये साफ साफ बता रहा है कि जो भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ SOFR के कारण हो रहे हैं, हमारा इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी एनी चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट में, that the changes in SOFR are the only relevant change। मतलब SOFR के चेंज को कंसीडर करना है, बाकी को नहीं करना है। SOFR के चेंजेस है आर द ओनली रेलेवेंट चेंज, रेलेवेंट, ओनली रेलेवेंट चेंज। तो एज पर दिस स्टेटमेंट अगर मैं ये मानूं कि SOFR में अगर चेंज हुआ है तो इसी को मानना है, तो इसका मतलब मेरा रिस्क फैक्टर आज भी 3% ही काउंट होगा। उसके बेसिस पर अब मेरा जो मुझे मार्केट रेट लेना चाहिए, मेरा मार्केट रेट मुझे लेना चाहिए 7.75 ना कि 7.6। तो इसीलिए देखिए फॉलोइंग डिस्काउंट रेट फैक्टर्स में बी कंसीडर्ड। एक तो उन्होंने आपको 7.75 पर आपको डिस्काउंट रेट दिया है जिसमें आपको एट द एंड ऑफ 9th ईयर 51.1 पैसा दिया है।
वैल्यू, और क्यूमुलेटिवली 1 to 9 ईयर्स की वैल्यू दी है 6 रुपीज 312 पैसा, और 10th ईयर के एंड पर ये दिया है, और 1 to 10 ईयर का फैक्टर ये दिया है 7.75, जो कि हमारा एक्चुअल में ये है। ठीक है, अब अगर ये ही रेट पे चलना है तो फिर कुछ भी चेंज नहीं करना है, 1538,110 ठीक है। पर अगर ये रेट पे नहीं चलना है और ये रेट पे चलना है तो मुझे अपनी बॉन्ड लायबिलिटी को वापस से फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो भाइयों बहनों हमें कौन सा रेट लेना चाहिए? क्या हमें 7.6 लेना चाहिए या हमें 7.75 लेना चाहिए? द आंसर इज कि हमें 7.75 लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये फ्लैट यील्ड कर्व कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसके आगे का पढ़ो। ऑल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट फ्रॉम अ पैरेलल शिफ्ट एंड द चेंजेस इन एसओएफआर आर द ओनली रेलेवेंट चेंज इन द मार्केट कंडीशन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एंटिटी का स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो कंसीडरिंग दिस थिंग, तो हम बोलेंगे एज पर द गिवन information that the change in SOFR is the only relevant change, means entity specific risk rate is still 3%. Hence, the discount rate would be 4.75 SOFR और 3% रिस्क, मतलब ये हो गया 7.75%। सर ऐसी कोई सिचुएशन है कि बल्कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में इसको थोड़ा सा बदल दे और हमें इसको भी चेंज करना पड़े? हाँ बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूट बोले कि भाई जो चेंजेस हुए ना मार्केट के रेट में, वो ना सिर्फ एसओएफआर के चक्कर में हुए, एंटिटी स्पेसिफिक चेंजेस भी हुए। एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गई है मतलब क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो गई है। अगर अच्छी हो गई है तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, तो फिर आप वो 7.6 ले सकते थे। उसमें भी एंटिटी आपके साथ खेल कर सकती है कि भाई 7.6 लेंगे, या अगर आपको वो अलग से बोलती कि ना एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़िया हो गई है, अब 3% रिस्क नहीं है, अब जो रिस्क है ना वो सिर्फ 2.5 है, तो आप क्या करते? आप बोलते भाई 4.75 एसओएफआर प्लस 2.5 इज अ स्पेसिफिक रिस्क, तो आप 4.75 प्लस 2.5 लेते, 4.75 प्लस 2.5 मतलब आप 7.25 लेते। पर अगर वो आपको रिस्क फैक्टर नहीं देता अलग से, बस इतना बोलता कि भाई जो भी चेंजेस हुए हैं वो एसओएफआर के कारण भी और एंटिटी की स्पेसिफिक रिस्क रेट भी चेंज हुआ है, और आपको वो अलग से बताता नहीं, तो आप ये जो प्रोपोर्शनल निकला हुआ है 7.6 ये सही था। अब आप क्या करोगे? द बॉन्ड लाइबिलिटी shall be remeasured by using 7.75% as under वेट अ मिनट, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, एज अंडर। तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको करोगे यस 15 लाख रुपीज एट 9th ईयर एंड। ठीक है, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय, भाई 15 लाख का कितना है? 51.1, तो 0.511 करो, 15 लाख इंटू 0.511 कितना? 7,66,500। उसके बाद 120 पर ईयर, 1 to 9 ईयर्स, तो 120 इंटू भाई क्या है? 6.312, तो 120 इंटू 6.312 ये आ रहा है 7,57,440, 766,500। ये हो गया 1523,940, ये हो गया 1523,940, जबकि आपका बॉन्ड लाइबिलिटी दिख कितना रहा है? 1538। तो भाई चेंज इन फेयर वैल्यू ये है आपका डिक्रीज, 1538,110 माइनस 1523,940, ये हो गया 14,140। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू ओसीआई? भाई स्पेसिफिक बोल रहा है ओसीआई में डालने को, तो ओसीआई में डाल देंगे। ये चला जाएगा ओसीआई में, अमाउंट ट्रांसफर टू ओसीआई 14,170। आइए
आपका ये 12 नंबर, वो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बोल रहा है भाई 8%, स्टेप नंबर 2 ये आपका 3% का रिस्क फैक्टर हुआ, स्पेसिफिक कंपोनेंट आपका रिस्क फैक्टर 3%, स्टेप नंबर 3 में आपको वो बोल रहा है कि भाई 120 और 15 लाख है, 7.75 आपको करना पड़ेगा। 7.75 क्यों करना पड़ेगा उसका आपको उसने कोई भी रीजन नहीं बताया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके बेसिस में बोल रहा है भाई 1523 आ जाएगा, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू चेंज होगी वो हो जाएगी 14440। मेरा 14170 क्यों आया, वो राउंड ऑफ कुछ एरर वगैरह होगा आई थिंक, ठीक है। और वो बोल रहा है ओसीआई में जाएगा, तो फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एबीसी शुड प्रेजेंट इन द ओसीआई, दैट्स इट, ये बता रहा है। सो थोड़ा हो सकता है राउंडिंग ऑफ का एरर आया हो और कुछ फर्क नहीं है, पर क्यों आया यार 15 लाख इंटू 0.1511, मैंने भी तो 511 ही किया, 766,500, ठीक है। और 120 इंटू 6.312, 757,440, 757,440, 312 आ तो वही रहा है, 15 766 500, 1523 7670 आ रहा है। आई डोंट नो उन्होंने एक फिगर कहां से लाए, एग्जैक्ट तो आ रहा है 940 करके। चलो एनीवेज हो गया ये क्वेश्चन। अब आप क्या बोलोगे यार, मतलब इजी तो है बट वो थोड़ी सी अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चन ये वाला पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको आपके पास जो भी किताब होगी, मेरी क्वेश्चन बुक होगी तो उसमें भी आपको मिलेगा। बस फर्क इतना है कि ये हाफ ईयरली इन कैश है। मैं दिखा देता हूं, ये आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा, और मैंने इसको अभी रिसेंट अपने एलडीआर क्वेश्चन में भी डाला है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये अपने जो एलडीआर क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिए हैं, ये देखो मैंने जो एलडीआर क्वेश्चन रिसेंटली लॉन्च कर दिए, उसमें भी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। 700 सीरीज है वो शायद, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है जो कि लॉजिकली एसएम का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आरटीपी मई 18, नवंबर 21, एमटीपी अगस्त अप्रैल 19, 20, एग्जाम नवंबर 19, इतनी बार आ चुका है भाई। 6000 के हमने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, उसका 8% का रेट है, ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और उसके अलावा कन्वर्जन अपन करेंगे तो 110 पर शेयर के हिसाब से करेंगे, इंटरेस्ट पेबल एनुअली इन कैश। इसके अलावा एट द डेट वी स्मार्ट हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो 12% का मार्केट रेट है, तो ये वही कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। आगे चल के 1 अप्रैल 2024 मतलब कुछ साल बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर का फेयर वैल्यू 660 हो गया, और उसके बाद कंपनी जो है वो टेंडर ऑफर दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को कि वो रीपर्चेज कर लेगी, आज आप हमसे 660 ले जाओ, कैश ले जाओ, हमें डिबेंचर वापस करो, जो कि होल्डर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया होगा जिसमें इक्विटी में चेंजेस हो रहे हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी में चेंजेस हो गए। जो चेंजेस इन फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं वो आपके डायरेक्टली पेंडल में जाते हैं, जो चेंजेस इन इक्विटी जाते हैं वो आपके रिटेन्ड अर्निंग से होता है और आप उसको रीपे कर देते हो। अब आप देखोगे एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन डिट्टो कॉपीड है। ए लिमिटेड ने 10% कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, ठीक है ना। फेस वैल्यू 1000 रुपीज के, डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एट अ कन्वर्जन रेट ऑफ 25 रुपए, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, बस इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। एट द डेट ऑफ द इशू ए लिमिटेड कुड हैव इशू नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट 11%, ये मार्केट का मिल गया। जनवरी 2016 मतलब 11 के बाद डायरेक्टली 16 मतलब 5 साल बाद, क्योंकि टोटल मिला के 10 साल का था, 10 साल का था। 31 मार्च 11 में रिडीम होने थे, तो 5 साल बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर की फेयर वैल्यू 1700 रुपए है, और ए लिमिटेड ने अपने होल्डर्स को ऑफर दिया है कि आप 1700 रुपए ले जाओ और डिबेंचर वापस कर दो, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया। उस टाइम पर रेट चेंज हो गया 8%। भाई आप इसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे, पूरा सेम वो वैसा क्वेश्चन है, बस इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपका इनिशियल रिकॉग्निशन जब आप 11% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से करोगे, तो जो इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे 1000 का 10% 100 रुपए डिवाइड बाय 2, मतलब आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो फर्स्ट ईयर में 2 बार पे करोगे, 50 रुपए 50 रुपए, फिर ऐसे 50 50 50 50 10 साल में 20 बार पे करोगे। तो जब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 11% से नहीं निकालोगे, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो आप ईआरआई को भी डिवाइड बाय 2 कर दोगे। 11 का डिवाइड बाय 2 मतलब 5.5, तो जो आप ये 50 50 50 की जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे भाई, 50 50 50, सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें 1000 के दो पार्ट्स करने हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट, तो 50 50 50 50 50 20 टाइम्स 50 50, क्योंकि 10 इयर्स में दो बार हो रहा है, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 5.5 के फैक्टर से निकलेगी, और लास्ट में 1000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू सिंपल 11% के फैक्टर से निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर आपको स्टिल डाउट जाए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से सॉल्व करवा दूंगा, बट प्योर सेम है तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इंड AS 103 का, भाई फिगर्स के साथ बिल्कुल सेम टू सेम, फिगर्स के साथ। और ये क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली मैंने ये क्वेश्चन अपने अभी एलडीआर क्वेश्चन में करवाया था,
एक सेकंड, कहां गया मेरा एलडीआर क्वेश्चन? मैंने रिसेंटली अभी इंड AS 28 का एक रिवीजन डाला है। हाँ जी, इंड AS 28 का एक रिवीजन डाला है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन अपने एलडीआर में ऑलरेडी डाल के रखा है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन मैंने एलडीआर, ये देखो, ये क्वेश्चन एसएम का है, उसके अलावा एमटीपी में आ चुका है और मई 19 एग्जाम में आ चुका है। ये देखो 700, 100, 50, 8850, 9000, 30,000, बेटा ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। 700, 150, 25,000, ठीक है, ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है बेटा, 9,000, 30,000। और ये क्वेश्चन आपका वो है कि भाई पहले हमारे पास 30% का इन्वेस्टमेंट था एसोसिएट में, हमने फर्दर 70% एक्वायर किया, एसोसिएट बन गई सब्सिडरी में। जब एसोसिएट सब्सिडरी बन जाती है तो आपको नेट एसेट रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एनसीए रिकॉर्ड करना पड़ता है, गुडविल कैपिटल रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड करके रखे थे इक्विटी मेथड से, उसको डी रिकॉग्नाइज करना होता है। और जो भी आपने इन शेयर ऑफ ओसीआई आपने रिकॉर्ड किया था, वो आपको डी रिकॉग्नाइज करके रिक्लासिफाई करके आइदर पीएनएल में डालना होता है, अगर अलाउड है, नहीं अलाउड है तो आप उसको रिटेन अर्निंग में लेके जाते हो। ये वो वाला क्वेश्चन है, मैंने इसको अभी रिसेंटली अपने इंड AS 28 वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंड AS 103 इन्होंने लिखा है, पर लॉजिकली इसमें डीटीए डीटीएल भी लग रहा है। तो अब डीटीए डीटीएल कैसे लग रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 जनवरी को एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर कैपिटल ऑफ एस, ऑल द शेयर कैपिटल ऑफ एस फॉर रुपीज 15 लाख। बेटा ऑल शेयर कैपिटल लिखा है मतलब 100%, ठीक है, 15 लाख रुपीज में, ठीक है जी। तो 15 लाख रुपीज क्या हो गया? पीसी, 15 लाख रुपीज हो गया पीसी। द बुक वैल्यूज एंड फेयर वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एस लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर सेट आउट बिलो टुगेदर विद द टैक्स बेस, ठीक है। एनी गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन इज नॉट डिडक्टेबल। अच्छा हुआ बता दिया, जो भी गुडविल आएगी वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब उसके ऊपर डीटीएल नहीं बनेगा। अगर वो बोलता कि डिडक्टेबल है तो हम देखते हैं कि भाई डीटीए बनेगा कि डीटीए, वो डिपेंड करता है कि कैसे डिडक्शन मिलता। टैक्स रेट्स इन एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन आर 30% एंड 40%। मैं आपको बता दूं, अगर दोनों के अलग अलग टैक्स रेट है, तो क्योंकि आप ये बिजनेस एक्विजिशन में सब्सिडरी कंपनी के नेट असेट्स के बेसिस पर आप डीटीए डीटीएल बनाओगे, तो आपको सब्सिडरी कंपनी का ही टैक्स रेट लेना पड़ेगा 40%, ठीक है। अब ये आपके सामने बुक वैल्यूज दी है, टैक्स बेस दी है, फेयर वैल्यूज दी है। लॉजिकली बुक वैल्यूज हमारे किसी काम की नहीं है, बिकॉज हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और टैक्स बेस हमारा कंपैरिजन के लिए, ताकि हम डीटीए डिटेल निकाल सकें। अब ये आपके सामने सभी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स अराइजिंग ऑन एक्विजिशन एंड द गुडविल ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लॉन्ग मेथड में भी कर सकता हूं, पर शॉर्टकट पहले आपको करवा दूंगा। शॉर्टकट क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ओवरऑल नेट असेट्स बिफोर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये 920 है और ये 1070 है। अच्छा 1070 नेगेटिव नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव है, इन्होंने बेवजह ब्रैकेट लगा दिया है। 700 प्लस 220, 80, 150, 130 और टोटल मिला के आ गया 1330, और माइनस करोगे उसमें से ये तो 1070 आएगा, ठीक है ना। तो उसको नेगेटिव मत लेना। अब आप ध्यान से देखो बेटा, टैक्स बेस नेट एसेट का कितना है? 920। ये मेरी टेक्निक मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होगी। तो 920 जो है ये 920 टैक्स बेस है, और 1070 ज्यादा है, नेगेटिव नहीं है, प्लीज इग्नोर। 1070 फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया ज्यादा है, मतलब कैरिंग अमाउंट नेट एसेट की ज्यादा है, उसको टैक्स बेस तक नीचे लाना पड़ेगा। नीचे नेट असेट, तो असेट नीचे मतलब लाइबिलिटी। तो यहां पर बेसिकली डीटीएल बनेगा 1070 माइनस 920, तो ये 150 के ऊपर 40% का डीटीएल बनेगा, 60 का डीटीएल बनेगा। यही 60 का डीटीएल आप इंडिविजुअल बेसिस पे बना सकते हो। जैसे 700 और 500 को कंपेयर करोगे तो 200 के ऊपर 40% करके डीटीएल बनेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू ज्यादा है। किसी पे डीटीए, किसी पे डीटीएल बनाओगे तो आपका वो नेट 60 ही आएगा। अब आप वो 60 को भी रिकॉर्ड करोगे तो वो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। अच्छा, इन्होंने डेफर्ड टैक्स कैसे निकाला है? इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, 970 और 920 को 50 रुपीज के हिसाब से कंपेयर किया, 40% तो 20 का डीटेल निकाला, जो कि गलत है, ठीक है। चलो 1070 माइनस 920, हाँ 150 आ रहा है। तो आप करेंगे क्या? गुडविल निकालिए। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला बेसिकली पीसी आएगा 15 लाख प्लस एनसीआई जो कि होगा 0, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल पूरा खरीद लिया है, माइनस 100% नेट असेट्स। नेट असेट्स फेयर वैल्यू कितनी है? 1070। पर रुको, नेट असेट्स में अब डीटीएल भी आ जाएगा, तो 60 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1010 और 30 लगाना पड़ेगा। तो 15 लाख माइनस 1010 करके तो ये आ गया आपका 4,90,000 का गुडविल। बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं था। मतलब इन्होंने आपको गलत निकाल के दिया है, आपको सही निकालना है। सर ये 1010 कैसे आया? बेटा नेट एसेट्स तो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे 1070, प्लस साथ ही साथ बेटा डीटीएल भी तो रिकॉर्ड करोगे, तो डीटीएल लायबिलिटी से आपके नेट एसेट्स की वैल्यू गिर जाएगी, तो आपकी ओवरऑल नेट एसेट्स कितने की आ गई? 10,10,000 की, ठीक है। तो गुडविल आएगा आपका 4,90,000। अगर आप देखोगे आंसर में तो गुडविल
गुडविल कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये देखो 4,90,000, आपका नेट एसेट्स आपका 1010 हो गया, ठीक है। इन्होंने भी शॉर्ट में ही निकाला है 150 का 40%। चलिए चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये कोई कोई तूफान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 पर, इंडेस 21 के ऊपर क्वेश्चन है। पी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ओन्स 70% इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी, इन फॉरेन एंटिटी एस लिमिटेड, ठीक है। तो हमारा 70% इन्वेस्टमेंट है फॉरेन ऑपरेशन में, ठीक है। पी लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी आईएनआर है और एस लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी डॉलर है। पी लिमिटेड ने क्या किया, अपने पूरे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। कौन से, यही 70 वाले। अच्छा, अभी तक वो हमारा फॉरेन ऑपरेशन था, पर अब उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, बेच दिया फॉर 32,000, सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया 32,000 में, मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वेट अ मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो हमारी फॉरेन ऑपरेशन है। इंडेस 21 बोलता है कि जब आप अपने फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, तो आपको उसके सारे एसेट लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट पर, उसके रेवेन्यू आइटम्स एवरेज रेट पर, शेयर कैपिटल स्पॉट रेट पुराने रेट पर करके जब आप कन्वर्ट करते हो, तो जब कन्वर्ट करते हो तो जो डिफरेंस आता है आप उस डिफरेंस को ओसीआई में बुक करते हो, ओसीआई के थ्रू एफसीटीआर में बुक करते हो, और उसमें भी उस पूरी डिफरेंस में जो भी शेयर ऑफ एनसीआई है वो एनसीआई के पास जाता है, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। जब तक हमने ये फॉरेन ऑपरेशन नहीं बेचा होगा, हमने जब जब अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी में फॉरेन ऑपरेशन की बैलेंस शीट को कन्वर्ट किया होगा, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया होगा, तो एफसीटीआर आया होगा, और उस एफसीटीआर का 70% हमने अपना सेपरेटली दिखाया होगा और बाकी 30% हमने एनसीआई में डाला होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब आप नीचे देखिए, हमने बेचा 32,000 में, उस दिन पोजीशन क्या थी? उस दिन सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स टोटल मिला के 4,000 थे, जिसमें हमारा शेयर 2800 का था और एनसीआई 1200 का था। एक आपको बात बता दूं, जब हमारा शेयर 2800 का था, पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेट एसेट पूरी 100% पे रिकॉर्डेड होंगी और अलग से एनसीआई होगा 1200 का। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व गेन टोटल कितना था? 900, जिसमें हमारा शेयर 630 था, जो कहीं ना कहीं ओसीआई में दिख रहा होगा, और बाकी एनसीआई का शेयर 270 था, जो एनसीआई में जाके ऐड हो गया होगा, एनसीआई में जाके ऐड हो गया होगा। अब बोल रहा है, हाउ डज एन एंटिटी अकाउंट फॉर क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन सब्सिडरी? इंडेस 21 कहता है कि जब आप अपनी फॉरेन सब्सिडरी बेच देते हो, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली नेट एसेट को डी रिकॉग्नाइज 100%, एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज पूरा पूरा, ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे कोई गुडविल रिकॉर्ड की थी जो कि यहां दिख नहीं रही है, उसको डी रिकॉग्नाइज। आपका एफसीटीआर जो आपने अपना शेयर ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहा था, उसको भी डी रिकॉग्नाइज करके रिक्लासिफाई करके पीएनएल में लेके जाना होता है। ये एफसीटीआर आरपीएल कैटेगरी का होता है। तो बेटा एंट्री क्या करेंगे? हाउ डज द एंटिटी अकाउंट फॉर? अगर मैं आपको एंट्री बताऊं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि आपने 32,000 में बेचा है, पहला। एफसीटीआर जो हमने अपना शेयर रिकॉर्ड किया था ओसीआई में 630 का। इसके अलावा हमारे नेट एसेट्स गए, सॉरी एनसीआई गया, एनसीआई कितना गया? 1200, एनसीआई 1200 गया, जिसमें वो एनसीआई के अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। टू नेट एसेट्स, नेट एसेट्स हमारे पूरे के पूरे 4,000 के गए, 32 630 1200 माइनस 4,000, ये आ गया आपका गेन, और गेन आ गया 1030, ये चला गया आपके पीएनएल में। तो क्या अकाउंट फॉर करोगे? ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री होगी, और आपने एफसीटीआर अपना वाला शेयर डी रिकॉग्नाइज किया। अरे एनसीआई वाला शेयर तो आपने ऑलरेडी इसमें डाल के रखा है, तो एनसीआई आपने पूरा 1200 डी रिकॉग्नाइज कर दिया, एफसीटीआर कर दिया, और नेट एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया। जो भी डिफरेंस आया वो 103 में आया, कहीं ना कहीं एफसीटीआर भी रिवर्स होकर 1030 पीएनएल में चला गया, ठीक है। आपको मैं आंसर दिखा देता हूं, आपको मैं आंसर दिखा देता हूं, ये देखिए 1030, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेस 2। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सेम है, ये क्वेश्चन भी मैंने एलडीआर में डाला हुआ है, इस क्वेश्चन को भी मैंने एलडीआर में डाला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो मस्ट टू क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने इस बार लॉन्च की है। अगर आपको नहीं है पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको एक सिंगल सी लिंक मिलेगी, गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी, मतलब मैंने उसके अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखा है। तो एक जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे चले जाओगे, और वहां आपको एक वहीं पर उस मैसेज में रीडायरेक्ट हो जाओगे जहां मैंने वो शेयर किया है। मैंने इस बार मस्ट डू क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको डेफिनेटली देख के जाने चाहिए। ये मस्ट डू क्वेश्चंस
अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास होंगे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता बिकॉज इसका मैंने पार्ट 1 डाला है अभी जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पार्ट 2 भी अगर आप 2-3 दिन बाद देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो मैंने इंडेस 2 के अंदर इस क्वेश्चन को कंसिडर किया है। ये देखिए क्वेश्चन को मैंने कंसिडर किया है, ये एसएम का क्वेश्चन है, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 113 है और ये आरटीपी मई 20 में भी आया है। वही क्वेश्चन है, फुल कैपेसिटी 10,000, 7,500 लेबर आवर्स, 6,500 आवर्स, 1,500। ये अगर आप देखोगे तो ये वही है, 10,000, 7,500, 65। इंस्टीट्यूट ने फिगर तक चेंज नहीं किया, तो ये वही है। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चले जाना, मेरे टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट। इसके अलावा मैंने अपनी कंसेप्ट बुक जो एक्चुअली हाईली डिमांड में है, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, उसको मैंने जितना भी कंसाइज किया है, अपने जो भी नोट्स मैंने उसमें कंसाइज किए हैं जो कि लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत आपको काम आ सकते हैं, वो भी मैंने वहां पर डाल दी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंड एएस 7 के ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया। आमतौर पर कुछ बच्चे इसको बहुत इग्नोर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, सोचते हैं कि क्या करके जाएंगे, छोड़ो, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1st April 16 ऑफ द इंडियन कंपनी विच अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन इन INR विच कंसिस्ट ऑफ कैश ऑफ ₹1 लाख, मतलब ओपनिंग कैश 1 लाख एंड शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, कैश 1 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट टैली हो रही है। कंपनी बोरोज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑन 30 सितंबर $2200, तो 2200 के यूएस डॉलर में उन्होंने लोन बोरो किया, जिसको उन्होंने इनिशियल रिकॉग्निशन 87 के हिसाब से रिकॉर्ड किया होगा। तो लॉजिकली 2200 इंटू 87, तो वो इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ 191,400। ये आपका लोन एट इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। ठीक है, और याद रहे ये जो लोन है ये इंड एएस 21 के हिसाब से फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, देयर आर नो अदर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट बिकम्स 85। तो इंड एएस 21 कहता है कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स को आप रीमेजर करोगे क्लोजिंग रेट पर। अब आपका रेट पहले कितना था 87, घट के कितना हो गया 85, बल्ले बल्ले शावा शावा, मतलब यहां हो गया आपका प्रॉफिट, ₹2 का प्रॉफिट हो गया। तो एक्सचेंज गेन आपने रिकॉर्ड किया होगा $2200 मल्टीप्लाई बाय ₹2, 22 इंटू 2, तो आपने एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड किया होना चाहिए 4400। और जैसा कि बोल रहा है कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है और लोन का उसने आपको अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपके P&L में सिर्फ यही प्रॉफिट दिख रहा होगा। सो बेटा यही आपका बन गया नेट प्रॉफिट, और कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स लग नहीं सकता बिकॉज अनरियलाइज नेचर का है। ये आपका है, पता है क्या, नॉन कैश। द समराइज बैलेंस शीट, अब आप बैलेंस शीट देखो, कैश आपका ओपनिंग 1 लाख था, आपने अमाउंट बोरो किया 191,400, ये आपने बोरो किया, ये इतना पैसा और आ गया, तो ये टोटल पैसा आ गया कैश। शेयर कैपिटल पहले से ही आपका 1 लाख था, आपने जब लोन लिया $4400, 4400 है नहीं, 4400 नहीं, सॉरी, आपने जब लोन लिया तो $2200 का लोन लिया और उसको क्लोजिंग रेट 85 पर कन्वर्ट किया, तो 22 इंटू 85, तो ये 187 हो गया। जबकि इनिशियल रिकॉग्निशन किया था आपने 191,400 पर, तो 191,400 मतलब 4400 का आपका 4400 का आपका क्या आ गया, एक्सचेंज गेन। उसमें भी ये साले गधे हैं एक नंबर के, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व रख रहे हैं। अबे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व कहां से आ गया, ये तेरा एक्सचेंज गेन P&L में जाता है। ये गधों ने ये हरकत की है, चलो कोई बात नहीं। हाउ द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो बच्चों जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, ये है क्वेश्चन नंबर 18, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप नेट प्रॉफिट से शुरू करोगे और आपके नेट प्रॉफिट 4400 है। कैसे आया 4400, अरे वही एक्सचेंज गेन, ये आपके P&L में चला गया होगा। ठीक है सर, वो तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में गया ना, अबे वो गलत कर रहे हैं, इवन सॉल्यूशन उन्होंने सही किया है, उन्होंने प्रॉफिट ही माना है। ठीक है 4400, अब ये क्या है, प्लस नॉन कैश आइटम्स, तो भाई एक्सचेंज गेन, अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि गेन है, तो माइनस करेंगे एक्सचेंज गेन 4400 जो कि नॉन कैश आइटम है, तो अल्टीमेटली आपका जीरो आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका जीरो है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका इनिशियल कैश आया 191,400 आपका इनिशियल कैश आया। ठीक है, तो ये आपका आया है ना, तो आपका नेट कैश इनफ्लो
कितना हुआ? नेट कैश इनफ्लो आपका 191,400 हुआ। इसमें अगर आप ओपनिंग बैलेंस करोगे, ओपनिंग कैश करोगे, तो वो कितना है? 1 लाख। तो आपका क्लोजिंग कितना कैश बनना चाहिए? 291,400। 291,400 आपका क्लोजिंग कैश बनना चाहिए। हो गया खत्म। और क्लोजिंग कैश कैश देखो 291,400 ही है। बस आप नोट क्या डालोगे? नोट डालोगे कि भाई एक्सचेंज गेन बीइंग अनरियलाइज्ड गेन, hence it should not be reflected in cash flow statement, CFS मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। That's it, हो गया बेटा। आप चलेंगे अगर इसके सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप चलोगे तो देखो 44 में से ये माइनस कर दिया। अब देखो इन्होंने 4400 प्रॉफिट माना है, मतलब क्वेश्चन में गलती से उन्होंने एफसीटीआर बना दिया जबकि वो पीएनएल में चला गया होगा। ठीक है, बाकी आप मैच कर लेना, आपका पूरा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। और नीचे लिखा भी उन्होंने कि भाई 4400 को कैश फ्लो में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका एक क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं मतलब आपको बता दूं, देखा जाए तो इंडियस 28 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, उसके जस्ट बाद वो एसओएफआर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन पूरे पूरे नए नहीं है। बाकी क्वेश्चन में हल्की फुल्की बातें कुछ ऐसी लग रही कि हाँ यार ठीक है ये ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। इंडियस 19 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, इस पे आते हैं। 1 सेकंड मुझे दीजिए, 1 सेकंड। हाँ जी, तो अब आते हैं अपन एक और क्वेश्चन पर। हालांकि ये क्वेश्चन इतना कोई बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इंडियस 24 के ऊपर है। मैक्सिमम बच्चे इसको मिसलेनियस कैटेगरी मानते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिस्टर वाइज फादर ओन्स 100% ऑफ द शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो मिस्टर वाइज फादर किसको ओन करते हैं? ए लिमिटेड को ओन करते हैं। मिस्टर वाई एंड मिसेज वाई ओन 100% ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड। और मिस्टर वाई खुद और उनकी बीवी मिसेज वाई ये ओन करते हैं बी लिमिटेड को। इन दोनों का मिलाकर 100% है। यार एक बात बताओ, जब ये दोनों अगर आपस में क्लोज फैमिली मेंबर हुए तो इसका मतलब इस कंपनी के लिए ये रिलेटेड पार्टी हुआ और इसके क्लोज फैमिली मेंबर रिलेटेड पार्टी हुआ कि नहीं? वैसे ही अगर मान लो मिस्टर वाई के फादर मिस्टर वाई के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भी कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड पार्टी हो सकती है। आगे, मिस जेड हु इज मिसेज वाइज सिस्टर, भाई इनकी एक सिस्टर है, मिस करके है भाई, ये मिस जेड ये सिस्टर है, सिस्टर ऑफ मिसेस वाई। प्रोवाइड्स बुक कीपिंग सर्विस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी लिमिटेड। अच्छा, ये बी लिमिटेड को सर्विस देती है, बुक कीपिंग सर्विस देती है। ठीक है, हाउएवर मिस जेड इज नॉट एन एम्प्लॉय, ए हैज इंक्रीज्ड। और दूसरा, ए ने एक लोन दिया है 150 टू बी, इंक्रीज इट्स लोन ऑफ 150 टू बी टू 2 लाख। अच्छा, लोन पहले से ही चल रहा था 150 का, उसने 2 लाख तक का कर दिया। फॉर विच ए लिमिटेड चार्जेस अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, स्टेट वेदर मिस्टर वाइज फादर एंड मिसेज वाइज सिस्टर आर रिलेटेड पार्टी ऑफ बी लिमिटेड। क्या ये आदमी इसका रिलेटेड पार्टी है? क्या ये औरत इसकी रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज यस। क्यों? वाई? क्योंकि मिस्टर वाइज फादर कैन इन्फ्लुएंस मिस्टर वाई, और अगर ये इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो इसका मतलब फादर कैन इन्फ्लुएंस बी थ्रू इट्स सन। तो इसीलिए आप बोलोगे आप बोलोगे कि मिस्टर वाइज फादर एंड बी लिमिटेड डेफिनेटली आर रिलेटेड पार्टीज। अब दूसरा, क्या मिसेस वाई और बी रिलेटेड पार्टी है? हाँ। क्या मिसेस वाई की जो मिस जेड है सिस्टर, वो क्लोज फैमिली मेंबर है? हाँ। तो कोई भी कंपनी का ये जो है शेयर होल्डर, इसका अगर कोई क्लोज फैमिली मेंबर है तो वो भी उसकी रिलेटेड पार्टी होगी। द आंसर इज यस। एक बात चेक कर लेते हैं, हमारा यहां पर यस लिख देते, बाद में देखेंगे। What disclosure to be made in the financial statement of both A and B in respect of loan given by A and B? तो पहले तो बताना पड़ेगा क्या A and B आपस में रिलेटेड पार्टी है क्या? क्या A और B आपस में रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर फादर साहब इसको कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ बेटा और बहू इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का इन्फ्लुएंस तो आता होगा।
तो डेफिनेटली ये दोनों भी आपस में रिलेटेड पार्टी है। और अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है तो वो क्या पूछ रहा है कि कौन से डिस्क्लोजर करने चाहिए, तो डेफिनेटली ए को क्या डिस्क्लोज करने चाहिए कि भाई क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बी को कितना लोन दिया है, कोई प्रोविजन तो नहीं बनाया, कोई बैड डेट तो नहीं रिकॉर्ड किए, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, ये सब। आगे, वेदर बी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डीलिंग्स विद द सिस्टर ऑफ मिसेस वाई, क्या बी लिमिटेड को कोई डिस्क्लोज करनी पड़ेगी डिटेल जो भी उसकी सिस्टर के साथ हो रही है? द आंसर इज यस। अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो डेफिनेटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि भाई कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट हम करते हैं, कौन सी सर्विसेज दी जा रही है, कि उसके बाद रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ क्या क्या है वगैरह वगैरह। आइए एक बार इसको क्विकली इसके आंसर को एक बार गो थ्रू करवाता हूं मैं आपको, क्या बोल रहा है। ये वही उन्होंने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। सबसे पहले मिस्टर वाइस फादर मिसेस वाइस आर रिलेटेड पार्टीज ऑफ बी लिमिटेड इफ दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, वही क्लोज फैमिली मेंबर्स पर बात हुई है। दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स इफ दे माइट एक्सपेक्ट टू इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वाई एंड जेड, तो वो क्लोज फैमिली मेंबर इसलिए क्योंकि वो वाई और जेड के थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अपनी डीलिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वाइस फादर एंड मिस्टर वाई एंड मिसेस वाइस आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, सो वाइस फादर इज रिलेटेड पार्टी ऑफ बी व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय एक्स एंड वाई। आगे, वाइस फादर हैज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए, ए इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ बी, तो बेसिकली ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी हो गए। अब क्या डिस्क्लोजर्स होंगे? वही कि भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन दिया, राइट ऑफ वगैरह कुछ तो नहीं किया, इसके अलावा कितना एक दूसरे से लेन देन चलनी है अभी और वगैरह वगैरह। और मिस्टर वाई की मिस वाई की सिस्टर के साथ जो उसकी डीलिंग हो रही है क्या होगा उसमें डिस्क्लोजर, कि क्या ट्रांजेक्शन किया गया, इज द सिस्टर माइट एक्सपेक्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड। और दूसरा, बेस्ड ऑन द फर्दर फैक्ट्स इन केस द इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स, कौन से डिस्क्लोजर? अमाउंट इनकर्ड बाय एंटिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सेपरेट मैनेजमेंट एंटिटी, तो कुल मिला के कितना अमाउंट इनकर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इंडेक्स 24 है भाई, देख लेना एमसीक्यू वगैरह के लिए। मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों, हमारा आरटीपी का आखिरी क्वेश्चन है इंडेक्स 102 का, एंड इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? 1st April 11, entity enters into a share-based payment arrangement with its employees. The term of the award are as follows. The term of the award are as follows. Employees are required to work for the entity for the 5 years. After that, they will receive a cash payment equal to the value of the entity share. अच्छा, तो इसको पढ़ के लग रहा है कि ये एसएआर है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है, 5 इयर्स बाद हम आपको कैश देंगे और वो भी जो भी शेयर की वैल्यू होगी वो देंगे। तो ये हो गया आपका कैश सेटल्ड, ये हो गया आपका कैश सेटल्ड ऑप्शन। आगे, इफ द एंटिटी अचीव्स अ सक्सेसफुल आईपीओ, आईपीओ कहां से आया? ये तो भाई एंटिटी के शेयर के बराबर की कैश वैल्यू देंगे। ये दूसरी चीज आ गई, एंटिटी ने अगर एंटिटी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रही होगी, तो अगर एंटिटी को सक्सेसफुल आईपीओ मिल गया ड्यूरिंग द दोस 5 ईयर पीरियड, उसी 5 सालों में अगर एंटिटी को आईपीओ अच्छा सक्सेसफुल मिल गया, द एम्प्लॉय विल रिसीव, अगर आईपीओ मिल गया द एम्प्लॉयज विल रिसीव फ्री शेयर्स रादर देन द कैश पेमेंट। अच्छा, so employee might receive free shares at the time of IPO or cash payment at the end of 5 year, but not both. अगर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 5 साल बाद कैश दे देंगे, अगर आईपीओ सक्सेसफुल हुआ तो भैया आईपीओ से तो पैसा ही पैसा होगा, फिर हम तुम्हें शेयर देंगे। अच्छा, तो यहां पर इक्विटी सेटल्ड भी आ गया, पर ये और में आ गया, तो इक्विटी विद कैश ऑल्टरनेटिव, पर ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भैया तुम डिसाइड करो कि हम तुम्हें क्या देंगे, ये हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या देंगे। या तो हम तुम्हें इक्विटी देंगे आईपीओ सक्सेसफुल होने पर, या तो हम तुम्हें कैश देंगे अल्टीमेटली 5 साल बाद। अगर 5 साल के अंदर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम तुम्हें कैश तो देंगे ही देंगे, ठीक है। नो एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू लीव द एंटिटी ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, चलो ये तो कम से कम सिंपल कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय वगैरह कुछ बताया है क्या? कुछ नहीं बताया। एट द डेट ऑफ द अवार्ड, एट द डेट ऑफ द अवार्ड मतलब ग्रांट डेट, ग्रांट डेट पर क्या हुआ? टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ग्रांट डेट से लेकर सेकेंड ईयर तक, इट वॉज नॉट प्रोबेबल दैट अ सक्सेसफुल आईपीओ वुड अकर बिफोर ईयर 5। शुरू के 2 साल तक लग रहा था कि भैया आईपीओ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 20 इंड एएस 102। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके 5 साल का पीरियड है, ये है आपका ग्रांट डेट, और ये आपका 5th ईयर खत्म होगा, ये 1st ईयर, ये 2nd ईयर, ये 3rd ईयर, अरे यार ये 1st ईयर, ये 2nd ईयर, ये 3rd ईयर, ये 4th ईयर, 5th ईयर, 1st ईयर 2nd ईयर, 2nd ईयर तक ऐसा लग रहा था कि भैया आईपीओ वाईपीओ कोई सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अगर नहीं होने वाला तो इसका मतलब क्या है? मुझे कैश देना पड़ेगा। इसका मतलब 1st ईयर और 2nd ईयर में मुझे क्या बुक करना चाहिए? कैश। तो 1st ईयर में कैश ऑब्लिगेशन बुक किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं क्या बोल रहा है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर
सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट इट टू अकर इन ईयर 4। थर्ड ईयर में जाके लगा कि हाँ आईपीओ आ सकता है। नो आईपीओ, नो आईपीओ। अब नो आईपीओ मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा ऐसा। आईपीओ, आईपीओ ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे। एट द एंड ऑफ ईयर 4 सक्सेसफुल आईपीओ अकर्स एंड एम्प्लॉय रिसीव्स फ्री शेयर्स। आईपीओ हो गया तो जी यहां पर थर्ड, यहां पर फोर्थ, यहां पर आईपीओ सक्सेसफुल हो गया। तो देखो शुरू के 2 साल जब आपको आईपीओ का सक्सेस नहीं दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है, तो आप कैश ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करोगे। फिर आगे चल के जब आपको थर्ड ईयर में आईपीओ का दिख रहा है कि सक्सेसफुल होगा, तो आप क्या करोगे, आप कैश ऑब्लिगेशन को रिवर्स करके एसबीपी रिजर्व क्रिएट करोगे। आपको ये करना है। समझ में आई मेरी बात? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में सबसे पहले द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी सेटल्ड अवार्ड इज 1000 एट द ग्रांड डेट। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी सेटल में आप ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू लेते हो सिर्फ। यहां पर फेयर वैल्यू आपको 1000 दी गई है और ये इक्विटी सेटल्ड अवार्ड है, और इक्विटी सेटल्ड कभी भी आपका फेयर वैल्यू उसका आगे चल के चेंज नहीं होता। जबकि द फेयर वैल्यू ऑफ कैश ऑल्टरनेटिव इग्नोरिंग द प्रोबेबिलिटी दैट एन आईपीओ विल हैपन इज 50, 500, 100, 50। तो यहां पर फेयर वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में कैश ऑप्शन की है 50, यहां पर है 500 वगैरह वगैरह। तो बेटा फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में कैश ऑब्लिगेशन, बिकॉज आईपीओ सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आप कैसे डिसाइड करोगे, फर्स्ट ईयर में इज फेयर वैल्यू 50, तो टोटल खर्चा 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि कैश तो हम 5 ईयर्स के बाद ही देंगे, इज इक्वल टू 10। तो आप 10 रुपीज का एक्सपेंस बुक करोगे, एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी लाइबिलिटी। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगेन आप कैश ऑब्लिगेशन बुक करोगे, पर अब फेयर वैल्यू 500 हो चुकी है, कोई बात नहीं, इंटू 2/5 क्योंकि अब 2 साल हो जाने चाहिए, माइनस आपने 10 रुपीज का एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर लिया, तो 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 माइनस 10। तो अब आप 190 का बुक करोगे और एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी। अब आपकी एसबीपी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, 200। अब थर्ड ईयर में क्या करोगे, थर्ड ईयर में आपको दिख रहा है आईपीओ तो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। अब थर्ड ईयर आईपीओ में बिकम सक्सेसफुल, तो आपको चांसेस लग रहे हैं कि इक्विटी देंगे। तो अब आप क्या करोगे, एसबीपी लाइबिलिटी शेल बी रिक्लासिफाइड, आप उसको रिक्लासिफाई कर दोगे, रिक्लासिफाइड टू इक्विटी, मतलब एसबीपी रिजर्व। अब आप उसको एसबीपी रिजर्व में लेके जाओगे, बिकॉज पहले लग रहा था कि कैश देंगे, अब लग रहा है कैश नहीं देंगे, तो एंट्री करोगे एसबीपी लाइबिलिटी डेबिट। खर्चा जो बुक कर लिया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, एस्टीमेट का चेंज है, टू एसबीपी रिजर्व। आपका ये 200 का तो रिजर्व हमने रिक्लासिफाई कर दिया, ठीक है। पर एट थर्ड ईयर आपका एक्सपेंस कितना है भाई, अब आप थर्ड ईयर एक्सपेंस बुक करोगे बेस्ड ऑन 1000, क्यों, क्योंकि अब आपका इक्विटी सेटल्ड अवार्ड है। तो थर्ड ईयर का क्या होगा, थर्ड और यहां पर वो आपको लग भी रहा है कि एट द थर्ड ईयर सक्सेसफुल आईपीओ बिकम प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट इट टू अकर इन द ईयर 4। तो यहां पर वेस्टिंग पीरियड आपका क्या हो जाएगा, वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल टू 4 years। नाउ फॉर इक्विटी सेटल्ड, तो अब आप क्या करोगे, 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि टोटल मिला के 4 साल में हो जाएगा, जिसमें 3 साल हो चुके हैं। 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये कितना हुआ, 750 का आज एसबीपी रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से एसबीपी रिजर्व ऑलरेडी कितना क्रिएट कर चुके हो, लाइबिलिटी को रिवर्स करके 200 का। तो बताओ कितना बुक करोगे, आज तक तुम 2 साल का ये भी तो क्रिएट कर चुके हो ना, जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी, पर अब लग रहा है कि नहीं पे करना ही नहीं पड़ेगा, तो लाइबिलिटी को रिवर्स करके इक्विटी में ले जाओ। आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि लाइबिलिटी रिक्लासिफाई होकर जब इक्विटी में जाती है तो बुक वैल्यू पे यहां पर जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपने एंट्री किया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। अब आपका एसबीपी रिजर्व कितना हो गया, नाउ एसबीपी रिजर्व, नाउ एसबीपी रिजर्व कितना 750, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या होगा,
एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर अ सक्सेसफुल आईपीओ occurs एंड द एम्प्लॉय रिसीव्स फ्री शेयर्स। तो फ्री शेयर्स, तो फोर्थ ईयर में क्या करोगे, 1000 माइनस 750 मतलब 250 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। अब फिफ्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में ये बुक कर लोगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई, हाउ द एंटिटी वुड अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को फर्स्ट 2 इयर्स में हमने एक्सपेंस बुक किया थ्रू एसबीपी लाइबिलिटी, थर्ड ईयर में हमने एसबीपी लाइबिलिटी को रिक्लासिफाई करके इक्विटी में कर दिया कन्वर्ट, एंड अब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं थ्रू एसबीपी रिजर्व। इतना आपका आंसर होगा। आ जाओ, जर्नल एंट्री तो वैसे पूछ नहीं रहा है, पर फिर भी मैंने आपको करवा दी आपकी सहूलियत के लिए। जर्नल एंट्री यहां पर कर रहा है, तो ये देखो 10 लाइबिलिटी, 190 लाइबिलिटी, फिर अगले साल आपने लाइबिलिटी को रिवर्स करके रिजर्व डाल दिया 200, और यहां पर आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू रिजर्व 550। अगले साल आपका फिर से रिजर्व क्रिएट हुआ 250, और अब आप शेयर कैपिटल दे दोगे। मैंने आपको ये एंट्री नहीं करवाई, सिंपल एंट्री है, एसबीबी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने शेयर इशू कर दिया। गाइस स्वाहा, ये हो गया आपका आरटीपी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट, स्वाहा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। आरटीपी के जो मैंने आपको क्वेश्चंस अभी बताए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, एंड वी विल कम अप विद दोस वीडियोस। वीडियो अगर पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे हमारा मिशन संभव सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवा रहा हूं, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के साथ भी और कंसेप्ट्स के साथ भी, और कोशिश की जा रही है कि एक एक घंटे के अंदर सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया जाए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली इंडेस 33 डाला है, इंडेस 28 डाला है, इंडेस 12 डाला है, इंडेस 21 डाला है, ठीक है ना, बहुत सारे इंडेस आते जा रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू अपलोड ऑल दीज वीडियोस इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और जिसमें सब कुछ कवर किया जाए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलना है, जिस लिंक से थ्रू आपको ये वाले सारे जो आंसर्स है ये भी मैं आपको दे दूंगा, अटैच कर दूंगा इस आरटीपी के साथ, जो भी मैंने डिस्कशन किया है, और जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पूरा का पूरा मस्ट डू क्वेश्चंस जो मैंने अभी नया लिस्ट बनाया है, जो आपको एलडीआर करके जाना है, इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, और अगेन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।